गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्पेक्ट्रम के टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसा कि स्पेक्ट्रम जान चुके हैं, तो अब उस सीरीज में हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी देख लें, सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी देख लें। व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन मिलता है कि क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम लोग पहले थोड़ा सा समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। इफ सपोज कर लेते हैं कि कोई लाइट है, वो सर्टेन वेवलेंथ की है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की है, और ये लाइट हम सपोज कर लेते हैं कि इसका सोर्स जो है वो सन है। सपोज दैट दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट कॉल्ड सन, और सन अपनी लाइट को स्कैटर्ड इन एवरी डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एनर्जी से रिलीज करता है चारों ओर। तो सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एनर्जी से रिलीज करता है अराउंड द सन। सन अपनी एनर्जी को चारों ओर करता है, स्कैटर्ड करता है। सपोज कर लेते हैं सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द अर्थ, और जब अर्थ सरफेस में वो एंट्री करता है, सपोज दैट दिस इज द अर्थ जिस पर हम लोग रह रहे हैं, तो हमें मालूम है कि अर्थ जो है वो एक ब्लैंकेट, ये कह सकते हैं कि स्फेयर से, कई स्फेयरों से वो क्या हुआ है, घिरा हुआ है, जिसे हम एटमॉस्फेयर और ओजोन स्फेयर, बहुत सारे ऐसे कई स्फेयर हैं बोलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि जब ये एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, तो एटमॉस्फेयर में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल, और क्या हो सकते हैं, वाटर ड्रॉप हो सकते हैं, वाटर ड्रॉप भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, और धुआं हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, या कह सकते हैं द मिक्सचर ऑफ many type of particle बहुत तरीके के जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं का मिक्सचर होता है ये। तो अब होता क्या है, सपोज कर लेते हैं कि सनलाइट से ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट हो रही है, जब ये लाइट इंसिडेंट होती है बेटा, इंसिडेंट होने के बाद यहां से जो लाइट आ रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आ रही है, एक सर्टेन डायरेक्शन में आ रही है। बट ये लाइट आने के बाद यहां पर इन डस्ट पार्टिकल, या कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स, या ये जो यहां पर वाटर बबल्स हैं, इनके थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये पार्टिकल्स इन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सिंपल सी बात है, किसी के पास एनर्जी आ जाती है तो उसमें वाइब्रेशन आ जाता है, या कह सकते हैं कि एनर्जी आने के बाद एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे अपने आसपास के पार्टिकल्स को मारने की, आप वैसे भी मारने की क्षमता आ जाती है। वैसे भी अपने आसपास आप निगाह उठा के देखेंगे तो फिजिक्स का एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि जब कोई जो अमीर आदमी होगा या जो कोई एक ताकतवर आदमी होगा, वो क्या करेगा, एक दुर्बल व्यक्ति को क्या करेगा, पिटाई करेगा सीधा। वो उसको क्या करेगा, मारना पीटना शुरू कर देगा दुर्बल व्यक्ति को, जिसके पास ज्यादा कम ताकत है। तो वैसे ही क्या करता है कि जिस पार्टिकल्स के पास ये एनर्जी आई, वो एनर्जी को क्या किया, ये एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें क्या हुआ कि वाइब्रेशन, अपने प्लेस पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। अब उस वाइब्रेशन से एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, रीरेडिएट करने की इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। जो स्कैटरिंग है इन रियलिटी क्या है, बेसिकली कि इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद रीरेडिएशन के प्रोसेस को स्कैटरिंग बोलते हैं। ये रीरेडिएशन करेगा, लेकिन ये इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है कि जब रीरेडिएट करेगा तो इन सेम वे, उसी डायरेक्शन में कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जनरली क्या देखा जाता है
कि दिस पार्टिकल्स इज एब्जॉर्ब इन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इट विल री रेडिएट, सॉरी, ये क्या करेगा, फिर री रेडिएट करेगा इन डिफरेंट डायरेक्शन and different particles is re-radiate in different direction of the light. लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में एब्जॉर्ब करने के बाद ये री रेडिएट करेगा। सपोज कर लेते हैं कोई लाइट को इस डायरेक्शन में री रेडिएट किया, तो कोई लाइट को इस डायरेक्शन में री रेडिएट करेगा, कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में लाइट को री रेडिएट करेगा, तो कोई पार्टिकल्स अलग डायरेक्शन में इस लाइट को री रेडिएट करेंगे। दिस इज द लाइट, तो दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से अर्थ के जिस शेप में, या कह सकते हैं अर्थ के जिस क्षेत्र की ओर, एरिया की ओर सनलाइट नहीं भी पहुंच रही होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कुछ न कुछ एरिया ऐसे कवर हो जाते हैं जहां पर ये लाइट पर पहुंच जाती है। तो एक्चुअल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंट्री करेगा तो उसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद री रेडिएट करते हैं। इस री रेडिएशन के प्रोसेस को ही बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां पर इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज द फेनोमेनन इन व्हिच लाइट इज डिफ्लेक्टेड from its path due to its interaction with the particles of the medium through which it passes। आपने देखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन जो है वो एक्चुअल में इसी वे को फॉलो करता है। दिस इज द फेनोमेनन इन व्हिच लाइट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। जो लाइट है, इस लाइट का अपने एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट होना, लेकिन कैसे डिफ्लेक्ट होना? ड्यू टू इट्स इंट्रैक्शन विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जो मीडियम के पार्टिकल्स है उनमें इंट्रैक्शन हुआ और उस इंट्रैक्शन के बाद इन लाइट का अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होने की फेनोमेनन को दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमने वैसे ही बताया बेसिकली द स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसा प्रोसेस है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद री रेडिएट करने की प्रोबेबिलिटी को या री रेडिएट करने के फेनोमेनन को ही हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं बेटा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग। यहीं पर आपको मिलेगा इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग। एंड सेकेंड इज इन इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में बेटा रमन इफेक्ट आएगा एंड कॉम्पटन इफेक्ट आएगा। रमन एंड कॉम्पटन इफेक्ट हम लोग 12th स्टैंडर्ड पर पढ़ेंगे। हम लोग 10th स्टैंडर्ड पर सिर्फ ये जाने कि व्हाट इज द इलास्टिक स्कैटरिंग एंड व्हाट इज द इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो हम लोग आगे इस टॉपिक पर स्टडी करते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। व्हाट इज द इलास्टिक स्कैटरिंग? इलास्टिक स्कैटरिंग, फर्स्ट हेडिंग व्हाट इज द इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग। रैले स्कैटरिंग और इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग, इसमें क्या होता है बेटा? सपोज दैट दिस इज द इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट एंड सपोज दैट दिस इज अर्थ। ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर एक स्फीयर है, उस स्फीयर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं
डस्ट पार्टिकल्स, फॉग, वाटर मॉलिक्यूल्स और कोलाइडल सॉल्यूशन, बहुत सारे इसमें होते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं बेटा, कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जिनका शेप इंसिडेंट होने वाले वेव से भी कम, वेवलेंथ से भी कम होता है, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका शेप या साइज इंसिडेंट होने वाले वेव, जो वेव है उस वेव के वेवलेंथ से ज्यादा होती है। तो हम लोग रैले यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिक आर रैले स्कैटरिंग। तो इलास्टिक आर रैले स्कैटरिंग में क्या होता है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, this is the scattering particles, scattering particles। यहां पर इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग में हमारा अजम्पशन क्या होना चाहिए, वो अजम्पशन यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। अजम्पशन क्या होना चाहिए, assumption होना चाहिए, if the shape of particle is much smaller than the wavelength of incident light, the wavelength of इंसिडेंट लाइट। बेटा ये हमारे पास अजम्पशन होना चाहिए कि अगर हमें देखना है इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग, तो हमारा क्या अजम्पशन होना चाहिए कि ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल का शेप इतना छोटा हो इसका शेप इस पार्टिकल का, कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसका वेवलेंथ इसके रिस्पेक्ट में बड़ा होना चाहिए। यानी कि ये लाइट की वेवलेंथ बड़ी हो इस डस्ट पार्टिकल, या कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में हमारे मौजूद हैं उन पार्टिकल्स के शेप से इसका वेवलेंथ बड़ा हो। इट मीन्स हमारा जंक्शन क्या होना चाहिए, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज मोर ग्रेटर देन द शेप ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स। जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स या सॉरी जो एब्जॉर्प्टिव पार्टिकल्स हैं, इस लाइट को जो एब्जॉर्ब करेंगे इन लाइट्स को, वो पार्टिकल का शेप इतना छोटा है कि इंसिडेंट होने वाली लाइट की वेवलेंथ से भी छोटा है वो। ठीक, तो हमें जब देखना है इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग, तो हमारा अजम्पशन यही होना चाहिए कि शेप इस पार्टिकल्स का इतना छोटा हो कि इसकी वेवलेंथ उसके सामने बड़ी हो, यानी कि इसके वेवलेंथ से भी छोटी हो। तो और एक कंडीशन क्या होना चाहिए अजम्पशन में, ये तो फर्स्ट अजम्पशन था। सेकंड क्या होना चाहिए हमारा कि देर आर नो एक्सचेंज the energy and there are no exchange energy after the re-radiation के बाद यहां पर एनर्जी का कोई भी एक्सचेंजमेंट नहीं होना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है सन या किसी सोर्स से जो आ रही है, इसकी एनर्जी एच न्यू है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू, एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ई इज द एनर्जी। अब इसके पास एच न्यू एनर्जी है, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट व्हिच इज प्रोपागेट फ्रॉम द एनी सोर्स, किसी सोर्स से चलकर आ रही है ये लाइट। अब यहां पर इसकी एनर्जी जो है, ये लाइट इसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये री रेडिएट करेगा इन एनी डायरेक्शन,
किसी डायरेक्शन में जब ये री रेडिएट करेगा, ये लाइट री रेडिएट करेंगे किसी अनदर डायरेक्शन में इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो यहां पर जो एनर्जी एच न्यू इसकी है एब्जॉर्ब करने से पहले, एब्जॉर्ब करने के बाद भी इनकी वही एनर्जी होनी चाहिए, एच न्यू ही होनी चाहिए। सेकंड अजम्पशन हमारा ये होना चाहिए इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। थर्ड अजम्पशन क्या होना चाहिए बेटा? थर्ड अजम्पशन हमारा इसी में होना चाहिए कि द फ्रीक्वेंसी एंड wavelength each remains constant, या कह सकते हैं सेम, ऐसा भी वर्ड आप लिख सकते हैं सेम। यानी कि अगर ये लाइट इंसिडेंट जो हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है और एनर्जी न्यू है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये पार्टिकल्स इसको री रेडिएट करेगा एनर्जी को, तो भी इसकी वेवलेंथ लैम्डा होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी न्यू होनी चाहिए। ये हमारा थर्ड अजम्पशन होना चाहिए इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग में। आर अंडरस्टैंड बेटा? ये समझ में आया कि इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग क्या है? ठीक, अब हम लोग इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। Second heading is in elastic scattering of light। in elastic scattering of light में बेटा if सपोज कर लेते हैं, वही जंक्शन हमें फिर लेना होगा कि ये अर्थ है और ये इसके चारों ओर का स्फीयर है जिसमें ये पार्टिकल्स हैं। दैट इज कॉल्ड डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉप, फॉग एक्सेट्रा आर मेनी गैसेस। बहुत सारे गैसेस भी होते हैं ना इसमें, तो ये सारे इसके पार्टिकल्स हैं। सपोज दैट हेयर सन, और सन का काम क्या है कि द each possible energy of radiation is scattered in every direction। हर एक डायरेक्शन में क्या करता है, एक पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ये हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड करता है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आर स्कैटर्ड टुवर्ड्स द अर्थ। सपोज दैट लाइक दिस, इस तरीके से कुछ लाइट अर्थ पर आती है, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या हो रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ये जो लाइट आ रही है इसकी एनर्जी एच न्यू है, इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर इज द एनर्जी ऑफ द वेव, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू फ्रीक्वेंसी है बेटा। और यहां पर अब हमारा जो अजम्पशन होना चाहिए वो अजम्पशन क्या होना चाहिए, इस स्कैटरिंग को देखने के लिए अजम्पशन होना चाहिए। फर्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज लेस देन the size of absorptive particles which is present in atmosphere of the earth। हमारा assumption क्या होना चाहिए कि the shape of particles is more greater than the shape of particles is
much greater than shape of particles is much greater than the incident light. The incident wavelength of light. ये हमारा फर्स्ट एजम्पशन होना चाहिए बेटा। वहां पर क्या था, रायले में क्या था कि रायले में ये था कि ये पार्टिकल्स इतना स्मॉल था कि इसका वेवलेंथ भी उसके सामने बड़ा था। लेकिन इस वाले में क्या है, इन इलास्टिक में क्या है कि यहां पर इस पार्टिकल का शेप इतना बड़ा है कि इसका वेवलेंथ उसके आगे छोटा है। यानी कि यहां पर पार्टिकल का शेप बड़ा है और इसका वेवलेंथ छोटा है। रायले में क्या था कि इसका वेवलेंथ बड़ा था और इस पार्टिकल का शेप छोटा था। इट मीन्स सपोज कर लेते हैं द शेप ऑफ द पार्टिकल्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए। सपोज कर लेते हैं शेप ऑफ पार्टिकल ए, यहां पर क्या लिखेंगे ए, एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लैम्डा, देन ए इज ग्रेटर देन लैम्डा। ये हमारा एजम्पशन होना चाहिए इन इलास्टिक स्कैटरिंग में। समझ आ रहा है बेटा? तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग में हमारा एजम्पशन क्या होना चाहिए, व्हेन द इंसिडेंट लाइट व्हिच द वेवलेंथ इज लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन द डस्ट पार्टिकल्स ऑन द मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द अर्थ, जो अर्थ में प्रेजेंट है या अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो और उनका शेप साइज कैसा है, ए है। उस शेप साइज ए से इस पार्टिकल्स का जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा हो। और इसकी सेकेंड एजम्पशन क्या होना चाहिए, सेकेंड एजम्पशन होना चाहिए बेटा कि इसमें आफ्टर द री-रेडिएशन ये पार्टिकल्स क्या करता है, स्कैटरिंग का काम क्या होता है कि इस पार्टिकल्स को ये एब्जॉर्ब कर ले। इस पार्टिकल्स जिस जो भी एनर्जी आ रही हो इसको ये एब्जॉर्ब करने के बाद किसी दूसरे डायरेक्शन में भेज दे, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। इसी को तो स्कैटरिंग बोलते हैं। लेकिन ये कौन से तरीके का स्कैटरिंग है इसको डिसाइड करता है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। तो ये इसको देखिए अलग अलग डायरेक्शन में भेज रहा है। तो सेकेंड एजम्पशन क्या हमारा होना चाहिए, आफ्टर द री-रेडिएशन द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ विल चेंज। कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड सेकेंड एजम्पशन ऑफ द इनइलास्टिक स्कैटरिंग। तो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकेंड पॉइंट है बेटा द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर चेंज, या कह सकते हैं आर डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है उससे इसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए बेटा, चेंज होना चाहिए। ये हमारा सेकेंड स्कैटरिंग है, सॉरी सेकेंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट का टाइप है जिसे हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है हमारे इंडिया के ही बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, एक रमन इफेक्ट जिनका नाम सीवी रमन था। उन्हीं के नाम पर ये इफेक्ट पड़ा। उन्होंने इस इफेक्ट का खोज किया था, इसीलिए बेटा इसको रमन इफेक्ट बोलते हैं। रमन इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। तो हम लोग अब डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट इज द रायले इफेक्ट
व्हाट इज द रमन इफेक्ट। लेकिन डिटेल में बात करने से पहले एक बात यहाँ बोल दे बेटा कि ये अगर हम इसकी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर तो ये आपके टॉपिक में नहीं है, ये 10+2 का टॉपिक है, बट हम यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी फेनामिनन हैं उससे पहले देख लेते हैं, और भी टाइम बचता है तो हम लोग उसको भी डील करेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, द फेनामिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये बेटा दोनों समझ में आ गया, इलास्टिक क्या है और इन इलास्टिक क्या है। एक वर्ड यहाँ पर इलास्टिक क्या है और इन इलास्टिक क्या है, ये इसमें बहुत ढेर सारी फिजिक्स है बेटा। इलास्टिक क्या है कि जिस पर हम कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इट विल रीगेन आवर ओरिजिनल शेप और साइज, दैट बॉडी और दैट मीडियम इज कॉल्ड इलास्टिक मीडियम और इलास्टिक बॉडी। बट इन इलास्टिक क्या है, when we can applying the deforming force on the body or any medium, then after removing the deforming force it will not regain the original shape or size of the body or any medium, then this type of medium or body is called inelastic। बेटा यहाँ पर व्हाट डिफॉर्मिंग फोर्स आया, व्हाट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पर या किसी स्पेस में या कहीं किसी चीज पर लगाने पर, स्पेस में मौजूद किसी भी थिंग्स ऑब्जेक्ट थिंग्स पर लगाने पर उसकी शेप साइज को चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। बट यहां पर इलास्टिक की कुछ लिमिट भी होती है। व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट, यहां पर इलास्टिक लिमिट की बात करें अगर, तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, हम किसी बॉडी पर इतना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं कि डिफॉर्मिंग फोर्स के हटा लेने पर वो बॉडी अपने उसी शेप साइज में आ जाए। ऐसा ना हो कि हम उस पर इतना फोर्स लगा दें कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो अपने उसी शेप साइज में ना आ पाए। तो ऐसे को जो जिस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं अपने हटाने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स को वो अपने पूरा शेप और साइज में आ जाता है, तो ऐसे को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। और जो अपने पुनः शेप साइज में नहीं आ पाता है उसे वो डिफॉर्मिंग लिमिट से, या कह सकते हैं इलास्टिक लिमिट से बाहर हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। सपोज कर लेते हैं बेटा कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पर हम एक ऐसा फोर्स लगा देते हैं F न्यूटन का, और ये फोर्स लगा देते हैं तो ये इस शेप में आ जाता है। अब इस फोर्स को हटा लें तो फिर अपने उसी शेप में आ जाए जितना बड़ा था ये, तो ऐसे फोर्स को बोला जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसके एक्चुअल शेप साइज में चेंजिंग ला दिया था। बट इस फोर्स को हटा लिए तो फिर अपने उसी शेप साइज में स्प्रिंग आ गया। तो यहां पर इलास्टिक लिमिट की वैल्यू जो है वो कंफर्म है, मतलब कि कह सकते हैं कि वो वैलिड है। बट अगर हम इस फोर्स को लगाते और इस फोर्स को लगाने के बाद ये स्प्रिंग ऐसे आ गई ऐसे, अब अगर हम इसको हटा ले तो भी ये स्प्रिंग इसी शेप में बनी रहे, दैट इज कॉल्ड अनइलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट के से बाहर हो गया, इलास्टिक लिमिट को फॉलो नहीं किया। तो यहां पर ये चीजों को देखने के लिए मिलती हैं। तो इलास्टिक क्या है, इनइलास्टिक क्या है, उस पर बेस्ड आपका पूरा हमने रैले इफेक्ट, या कह सकते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या रमन इफेक्ट, या बोल सकते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर एक्सप्लेन किया। अब इसके हम कैरेक्टर को देखते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है। बेटा हमारे पास डस्टर है, आप ये मत समझिएगा कि सर इस कपड़े से मिटा रहे हैं तो सर के पास डस्टर नहीं है। मैं डस्टर दिखा रहा हूं आपको, ये मेरे पास डस्टर भी है, बट डस्टर से सही से साफ नहीं हो पाता है, इसलिए हम इस कपड़े का यूज करते हैं। तो हम लोग मिटाते हैं तो थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। चलिए, तो हम लोग इसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग। थोड़ी सी तबीयत बेटा डाउन है। एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग।
एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सन अपीयर्स रेड at the time of evening, at the time of evening and sun rising and rising. सेकेंड पॉइंट है बेटा, वाइट कलर ऑफ स्काई, वाइट कलर्स ऑफ स्काई एट नून. एंड थर्ड है, स्काई अपीयर्स ब्लैक, sky appears black from the surface of moon, from the surface of moon. And fourth application is white colors of cloud, white colors of cloud. And fifth is red light is used for dangerous signal. Red light is used for dangerous signal. ये होगा बेटा, ये डेंजर सिग्नल. ठीक, तो हम लोग डिटेल एवं एप्लीकेशन पर चलते हैं कि आगे ये जो एप्लीकेशन हैं इस पर डिटेल क्या, हम 2-3 को आपको डिटेल में बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी बेटा अगर सब पर हम इस पर ऐसे करते रहे. तो हम लोग देखते हैं डिटेल ऑफ एवं एप्लीकेशन. बेटा ये आप लोगों का 10th है, तो 10th में आप ये समझिए कि ये जो बीमारी चल रही है कोविड-19 की, इसमें टाइम आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है. घर पर रह कर ही पढ़िए, बाहर मत निकलिए, आवश्यक काम हो कोई तभी निकलिए. इसमें हम लोग को लेक्चर बहुत ही कह सकते हैं कि बिना टाइम को स्पेंड किए इधर उधर कंप्लीट करना है. अच्छे से लेक्चर को देखना है, फिर इससे एसोसिएटेड एग्जाम्पल्स को करने हैं, न्यूमेरिकल को करने हैं. और इसीलिए मैं लेक्चर को थोड़ा सा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत तेज में भगाता हूँ लेक्चर को, लेकिन बहुत आराम से चल रहे हैं, समझाते हुए चल रहे हैं बिना किसी टाइम गैप के. तो हम लोग आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है डिटेल्स ऑफ एबव एप्लीकेशन. above application. फर्स्ट हेडिंग, इसमें ब्लू कलर्स ऑफ द स्काई. स्काई का ब्लू कलर होना बेटा, देखिए होता क्या है. हम लोग ये देखते हैं कि व्हेन द सनलाइट्स आर इंसिडेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं ये लाइट, तो यहां पर बेटा नाइट्रोजन प्लस
ऑक्सीजन के पार्टिकल्स इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद री रेडिएट कर देते हैं, और एक्चुअल में दिस पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनकी जो शेप और साइज है, शेप और साइज वो इतना स्मॉल है, अगर इसे ए से डिनोट करते हैं तो वो इतना स्मॉल है कि वेवलेंथ ऑफ द वेव इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट से बहुत ही छोटा है। ये पार्टिकल्स का शेप इस इंसिडेंट होने वाली वेव के वेवलेंथ से बहुत ही छोटा है। इस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो लाइट आ रही है ये एब्जॉर्ब होने के बाद ये इसका स्कैटरिंग होना स्टार्ट होगा, और स्कैटरिंग जब होगा तो सिंपल सी बात है बेटा कि इसकी वेवलेंथ बड़ी है और इस पार्टिकल का शेप छोटा है, तो ये जब स्कैटरिंग स्टार्ट करेगा तो ब्लू कलर को बहुत ज्यादा स्कैटर्ड करेगा, यानी कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम में जो रेड कलर का वेवलेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स वायलेट से क्या हो जाएगा, ये वायलेट से ग्रेटर रहेगा। इट मीन्स यहां पर हम नोट कर सकते हैं कि लैम्डा वी सॉरी ये गलत है, लैम्डा आर इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन 10, यहां से ये हो जाएगा। सॉरी ये भी गलत है, एक मिनट बेटा, लैम्डा वी लैम्डा आर बाई 10 ये सही है। जो विजुअल स्पेक्ट्रम है उस विजुअल स्पेक्ट्रम में हम ये देखेंगे कि लोवेस्ट वेवलेंथ की जो रेंज है यानी वायलेट या उसी के थोड़ा सा नियर अगर हम बात करें ब्लू, तो ब्लू की जो वेवलेंथ है वो ब्लू की वेवलेंथ रेड वाले से 10 टाइम्स छोटी होगी, और जब 10 टाइम्स इसकी वेवलेंथ ब्लू की छोटी होगी तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इसी की होगी, और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इसी की होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा कि ये ज्यादातर इस पार्टिकल्स की वजह से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जिस रास्ते पर आए हैं उसी के इर्द गिर्द चले जाएं। तो यहां पर इस कंडीशन की होने की वजह से ये लाइट हमें ब्लू दिखाई पड़ेगी। हमने चाक भी ब्लू यूज किया है, तो मोस्टली हम क्या देखते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट इसी वजह से कैसा दिखने लगता है, ब्लू कलर दिखने लगता है, यानी कि स्काई का ब्लू कलर रैले इफेक्ट को फॉलो करने के बाद होता है। अब रैले इफेक्ट में रैले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके रेफरेंस में फार्मूला क्या दिया था, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट is directly proportional to the 1 upon wavelength of scattered लाइट की पावर बेटा 4। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट को लैम्डा से, तो आई प्रोपोर्शनल 1 बाई लैम्डा टू दी पावर 4। दिस मैथमेटिकली फार्मूला इज गिवन बाई द रैले। तो रैले ने इस फार्मूले को दिया था, और इसके अकॉर्डिंग यहां पर यह प्रूव हुआ कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई ब्लू कलर ऑफ स्काई का रीजन क्या है कि यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है,
जिनकी शेप साइज यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव है उससे बहुत कम है, तो ये मोस्टली क्या करेंगे, ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे या कह सकते हैं कि वो एब्जॉर्ब करके री रेडिएट करेंगे। और री रेडिएट करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो रेड कलर से 10 टाइम्स छोटी है, इसीलिए ये इनका जो स्कैटरिंग होगा उसी सेम डायरेक्ट उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जो वेव आ रही है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसीलिए हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, स्काई ब्लू दिखाई पड़ेगा। इफ सपोज कर लेते हैं कि पृथ्वी के पास कोई भी ये इन्वायरमेंट नहीं है, ये स्फेयर नहीं है, यानी कि कोई भी डस्ट पार्टिकल क्लाउड्स डस्ट पार्टिकल्स या ये सब नहीं है, क्या बोलते हैं यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स या मिक्सचर ऑफ मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ये सब नहीं है, तो हमारा आकाश या हमारा स्पेस कैसे दिखाई पड़ता, तो आंसर था ब्लैक दिखाई पड़ता। और दिन में भी पूरे चांद तारे हमें दिखाई पड़ते हैं, तो ये रीजन है ब्लू कलर ऑफ द स्काई का। आगे नेक्स्ट भी है इसके एप्लीकेशन, और हम बेटा आगे लेक्चर करते रहेंगे और एक एक करके इसके एप्लीकेशन के भी आपको लेक्चर देते रहेंगे। थैंक यू बेटा।